नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे 47वीं बिहार लोक सेवा आयोग प्रारंभिक परीक्षा का सामान्य अध्ययन का हल प्रश्न पत्र, जिसमें सबसे पहला भाग इतिहास का है। तो आज हम इतिहास के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि मगध की राजधानी कौन सी थी। तो हम जानते हैं कि जो मगध की राजधानी थी वह क्या थी, गिरिवर्ज थी। क्या है, जो मगध की राजधानी थी वह गिरिवर्ज थी। और देखा जाए कि पुराणों के अनुसार तो मगध पर जो सर्वप्रथम किसी वंश का शासन था तो बृहद्रथ वंश का शासन था। किसका शासन था? बृहद्रथ वंश का शासन था। और इसी वंश के राजा जो थे वो जरासंध ने गिरिवर्ज को अपनी राजधानी बनाया था। यदि परंपरा के अनुसार देखा जाए तो बिंबिसार ने राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना की। तो यदि राजगृह नामक नवीन नगर की स्थापना पूछता है तो इसका जो स्थापना किया था वो किसने किया था? बिंबिसार। और यदि ये पूछता है कि गिरिव्रज को किसने अपनी राजधानी बनाया था, तो बृहद्रथ वंश के जो राजा थे जरासंध, इन्होंने अपने राजधानी गिरिव्रज को बनाया था। इसके बाद है कि प्रदोत के आक्रमण से अपनी राजधानी को सुरक्षित करने के लिए अजातशत्रु ने उसका दुर्गीकरण करवाया। तो यदि पूछे कि किसने अपनी राजधानी को दुर्गीकरण कराया, मतलब गिरिव्रज या राजगिरी को, तो इसका जो दुर्गीकरण करवाया था वह अजातशत्रु ने करवाया था। बोल रहे कि उदयन या उदयभद्र ने गंगा और सोन नदी के समीप पर पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया। तो पटना का जो स्थापना पूछता है, पटना या किसका? पाटलिपुत्र का। तो पाटलिपुत्र या पटना का जो स्थापना होता है वह उदयन किया करता है। कौन? उदयन। ये राजा था जो उदयन करता है। आगे चलते हैं, आप दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन क्या एक कहाँ दिया था, किस स्थान पर दिया था। तो पहले हम धर्म चक्र परिवर्तन के बारे में पढ़ते हैं कि धर्म चक्र परिवर्तन क्या है। तो जो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था उसी को क्या बोलते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन। यदि मोक्ष की प्राप्ति, यदि मृत्यु का इनका बोला जाए तो मृत्यु क्या बोलते थे? महापरिनिर्वाण। क्या बोलते थे? महापरिनिर्वाण को क्या बोलते थे? यह इनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण बोलते हैं। और यदि देखा जाए तो यह अपना अंतिम जो उपदेश दिए थे, ये क्या दिए थे? जो अपना अंतिम उपदेश दिए थे उसे क्या बोलते हैं? तो महात्मा बुद्ध ने जो अपना अंतिम उपदेश दिया था उसे बोलते हैं क्षण भंगुर। क्या बोलते हैं? क्षण भंगुरवाद। क्या बोलते हैं? क्षण भंगुरवाद। ये मतलब महानिर्वाण प्राप्त करने से पहले ये अपना अंतिम उपदेश दिया थे, क्षण भंगुरवाद। अगला देखते हैं। तो ये पूछ रहा है कि धर्म चक्रवर्तन किस स्थान पर। तो इनका पहला उपदेश था जो वो सारनाथ में दिए थे। इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। तीसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो महात्मा बुद्ध का जो महापरिनिर्वाण था वो कुशीनगर में हुआ था, जिसे कुशीनारा कभी कभार लिख देते हैं, या कभी कभार कसिया लिख के आ जाता है। कसिया ग्राम है जहाँ पे कुशीनगर है। तो इनको जो महापरिनिर्वाण हुआ था वो कहाँ हुआ था? कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। कह रहा है कि यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ था इनके साथ कि ये विभिन्न स्थानों पर भ्रमण करते हुए बुद्ध जो थे इन यह राजधानी पावा पहुँचते हैं। और यहाँ पे एक चुंद नामक लुहार होता है। कौन नामक? चुंद जो नाम इसका नाम होता है, चुंद नामक लुहार होता है। वो इनको सुकर मांस देता है। सुकर मांस मतलब होता है सुअर का मांस दे देता है। यह क्लियर नहीं है, बोला जाता है संभवतः इनको सुअर का मांस दे देता है। चूँकि वो उदार आदमी थे, उदार व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने वो सुअर का मांस, चूँकि वो बहुत प्रेम से दिया था, इसलिए महात्मा बुद्ध ने वो सुअर का मांस खा लिया था। और वे उनके उदर में पीड़ा होता है और यह वेदना सहन करते हुए, मतलब ये पीड़ा के साथ साथ कुशीनगर पहुंचता है। और वहीं पे 483 ईसा पूर्व में इनकी 80 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इसी मृत्यु को क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महापरिनिर्वाण। और ये अपना जो अंतिम उपदेश दिए थे वो क्या है? क्षण भंगुरवाद कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षण भंगुरवाद कहलाता है। फिर है कि जो महावीर स्वामी का जो जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म जो हुआ था वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। क्या हुआ था? वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था। और इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये जाम्भिक, क्या है, एक है जाम्भिक, जो यहाँ पे देखते हैं, जो जाम्भिक ग्राम था वहाँ पे इनको एक ऋजुपालिका नदी के तट पे जो साल का वृक्ष था वहाँ पे इनको क्या होता है? इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और एक चीज़ और, इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इनको जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इसे कैवल्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कैवल। तो महावीर स्वामी को कैवल या क्या बोला जाता है? कैवल्य बोला जाता है, जीन बोला जाता है, अरहत बोला जाता है। ठीक है। तो ये महावीर स्वामी का ये उपाधि है। कह रहा है कि नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया। तो मगध वंश के बाद नंद वंश के बाद ये मौर्य युग आता है। और नंद वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? अंतिम शासक कौन था? तो नंद वंश का जो अंतिम शासक था वो घनानंद था। और घनानंद से पहले कौन था? महापद्मनंद। कौन था? महापद्म नंद जो था इस नंद वंश का संस्थापक था।
ठीक है, अगला चलते हैं, देखते हैं। और मौर्य वंश का प्रथम जो शासक था, स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। और उनके गुरु का नाम क्या था? चाणक्य था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना किए थे। तो नंद वंश के पश्चात कौन वंश आता है? तो मौर्य वंश आता है। कह रहा है मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वो कौन था? तो यह तक्षशिला था। कौन था? तक्षशिला था। मौर्य काल में जो शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह क्या था? तक्षशिला था। कह रहा है कि मौर्य काल में शिक्षा का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था वह क्या था? तक्षशिला था। कह रहा नालंदा गुप्त एवं बाद के काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र बना। मतलब एक तरह से यदि गुप्त का देखा जाए तो गुप्त में जो था वो शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो नालंदा था। नालंदा था। जबकि ये जो मौर्य वंश के समय जो था, तो मौर्य वंश के समय कौन था? मौर्य वंश के समय पे कौन था? तक्षशिला था। कह रहा है कि चाणक्य का संबंध भी किससे था? तक्षशिला से। कह रहा है मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस नामक जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? विशाखदत्त। बाणभट्ट का कौन है? हर्षवर्धन। और कौटिल्य कौन है? तो कौटिल्य आप जानते हैं चाणक्य हैं। कल्हड़ क्या है? कल्हड़ राजतरंगिणी लिखे थे। कल्हड़ क्या लिखे थे? कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखा था। कल्हड़ ने क्या लिखा था? राजतरंगिणी। तरंगड़ी राज तरंगिणी लिखा जाता है, राज तरंगिणी। विशाखादत्त मुद्रा राक्षस। बाणभट्ट जो है हर्षवर्धन। अब आगे देखते हैं। कह रहा है हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो हर्षचरित नामक पुस्तक जो लिखा था वो बाणभट्ट ने लिखा था। अच्छा, ऊपर हम कुछ गलत बता दिए। ये बोल रहा है कि ऊपर क्या था? बाणभट्ट। तो हाँ, बाणभट्ट जो था वो क्या लिखा था? हर्षचरित नामक पुस्तिका लिखा था। तो हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो बाणभट्ट ने लिखा था। किसने लिखा था? बाणभट्ट ने लिखा था। आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन है कि कनिष्क के समय शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के समय जो बौद्ध सभा था वो कश्मीर में आयोजित की गई थी। जो बौद्ध सभा था वो कितना हुआ था? 4 बौद्ध सभा हुआ था। कितना हुआ था? 4 बौद्ध सभा। प्रथम बौद्ध सभा, द्वितीय बौद्ध सभा। प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? तो प्रथम बौद्ध सभा कहाँ हुआ था? यहाँ पे देख लेते हैं। प्रथम बौद्ध सभा जो हुआ था, सबसे पहले डेट याद कर लीजिए। प्रथम बौद्ध सभा 483, द्वितीय 383, द्वितीय 383 और तृतीय 255 और चतुर्थ वाला जो था वो प्रथम शताब्दी में हुआ था। पहला जो बौद्ध संगति था वह राजगिरी में हुआ। दूसरा जो बौद्ध संगति है वैशाली में हुआ। तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कश्मीर में। राजगिरी के समय जब राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति हो रहा था तो यह इसके जो अध्यक्ष थे वो महाकश्यप थे। कहाँ कौन थे? महाकश्यप। इसके किसके शासनकाल में हुआ था? तो अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध संगति जो था वह वैशाली में हुआ था और इसके जो अध्यक्ष थे वह सर्वकामी थे और किसके शासनकाल में हो रहा था? कालाशोक के। तृतीय जो बौद्ध संगति होता है वह 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मोगलीपुत्र होते हैं और ये किसके शासनकाल में होता है? अशोक के। जो चतुर्थ बौद्ध संगति होता है वो प्रथम शताब्दी में कश्मीर में होता है और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वसुमित्र। उपाध्यक्ष यदि पूछता है तो अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष। और ये किसके शासनकाल में होता है? तो कनिष्क के शासनकाल में। कह रहा है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो कौटिल्य ने या चाणक्य ने। किसने लिखा था? कौटिल्य ने या चाणक्य ने लिखा था। ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? तो ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं? ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं। ऋग्वेद में क्या होता है? 10 मंडल। यदि 10वां मंडल पूछे 10वां मंडल क्या है? तो 10वां मंडल में क्या है? वर्णों का जो वर्ण बना है, क्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र, यह 10वें मंडल में है। तीसरे मंडल में क्या है? तो तीसरे मंडल में हमारा गायत्री मंत्र है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11वां क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन देखते हैं कि मुगल प्रशासन में मुहस्सिब क्या था? तो मुहस्सिब कौन होते थे? ये लोक आचरण अधिकारी होते थे। मुहस्सिब कौन होते थे? ये लोक आचरण अधिकारी होते थे। 12वीं है कि सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। क्या समान विशेषता थी? तो कह रहा है कि अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखते थे जिस भाषा में उनके भक्त उसको समझ सकें। तो यही सही है। जो भक्ति संत थे वो अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखते थे, मतलब आसान भाषा में लिखते थे जिससे उनके जो भक्त हैं उनकी वाणियों को बहुत अच्छी तरह से समझ सकें। तो पहला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि 13 क्वेश्चन में कि गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद कौन आता है? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आता है? इल्तुतमिश। इसमें आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? किसे गुलामों का गुलाम कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था? तो मोहम्मद गोरी का। किसका था? मोहम्मद गोरी का।
मोहम्मद गोरी ने कितने युद्ध लड़े थे? तो इसका जो सबसे प्रसिद्ध युद्ध था तराइन का युद्ध था। किसके? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध किसके साथ होता है? तो 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध इसका किसके साथ होता है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है, जिसमें कौन जीत जाता है? पृथ्वीराज चौहान जीत जाते हैं। फिर तराइन का जो द्वितीय युद्ध होता है उसमें कौन जीत जाता है? तो उसमें मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को हरा के जीत जाता है। चंदावर का युद्ध भी मोहम्मद गोरी के साथ ही होता है। 14वां जो क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है कि कह रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो जो अलाउद्दीन का आक्रमण हुआ था देवगिरी पे, उस समय जो देवगिरी का शासक थे वो कौन थे? रामचंद्र देव। कौन थे? रामचंद्र देव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद। ये बिहार के परिप्रेक्ष्य में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सभा के प्रथम सत्र का जो अधिवेशन किया था वो स्वामी सहजानंद ने किया था, क्योंकि स्वामी सहजानंद कहाँ के थे? बिहार के ही थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16वां नंबर का। अच्छा देखिए, अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान महासभा किसान संघ कांग्रेस की स्थापना हुई, जिसका नाम बदलकर बाद में क्या हो जाता है? अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया जाता है। ठीक है। और इसका जो अध्यक्षता करते हैं वो कौन करते हैं? स्वामी सहजानंद करते हैं। 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? तो मेजर बारो को संथालों ने 1855 में पराजित कर दिया था। किसको? मेजर बारो को संथालों ने 1855 में पराजित कर दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हरा दिया? तो मेजर बारो को 1855 ईस्वी में क्या संथालों ने हरा दिया था। अगला क्वेश्चन है कि 17वां नंबर का क्वेश्चन है कि सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये कौन किया था? जेबी कृपलानी ने। कौन किया था? जेबी कृपलानी ने। जबकि इससे पहले कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। अबुल कलाम आज़ाद कब से कब तक रहते हैं? तो अबुल कलाम आज़ाद जो है 1940 से 1946 तक ये लगातार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। लेकिन 1947 जब स्वतंत्र भारत होता है तो उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? जेबी कृपलानी। और अबुल कलाम आज़ाद भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री भी थे। राजेंद्र प्रसाद क्या थे? तो ये प्रथम राष्ट्रपति थे। अगला देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू तो आप जानते हैं प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि निम्न अखबारों में से कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीति का प्रचारक था? तो जो उदारवादियों की नीति का प्रचारक था वो कौन था? तो लीडर था। कौन था? लीडर था। यंग इंडिया किसने लिखा था? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी लिखे थे। न्यू इंडिया किसने लिखा था? तो एनी बेसेंट ने न्यू इंडिया लिखा था। न्यू इंडिया पत्रिका किसका था? एनी बेसेंट। यंग इंडिया महात्मा गांधी। और लीडर जो था, ये लीडर एक ऐसी मतलब ऐसी पत्रिका थी जो उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। लीडर में क्या करते थे? उदारवादी अपने नीतियों का प्रचार प्रसार करते थे। अगला 19वां क्वेश्चन है कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो निष्क्रिय विरोध का प्रतिपादन जो किया था, सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, अरविंद घोष ने किया था। किसने किया था? निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया है वह अरविंद घोष ने किया है। किसने किया है? अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि किस में किया है? यदि ये पूछ दिया जाए कि ये आपने किस पुस्तक में किया है, तो अरविंद घोष ने अपने पुस्तक वंदे मातरम में भी पूछ सकता है कि वंदे मातरम नामक पुस्तक किसने लिखा था, इसका प्रतिपादन किसने किया था? तो अरविंद घोष किया था। और ये अपने वंदे मातरम पुस्तक में ही निष्क्रिय विरोध सिद्धांत का प्रतिपादन करते हैं। उनका मानना था कि जो अंग्रेज है ना वो भारत को जल्द से जल्द छोड़ दें, इनको छोड़ देना चाहिए, और जब तक ये ऐसा नहीं करते हैं उनके खिलाफ विद्रोह प्रदर्शन होना चाहिए। अगला है 20वां क्वेश्चन है कि अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो हम जानते हैं बिहार में आज भी अफीम का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ये बिहार से ही है। बिहार में क्या था? ये अफीम उत्पादन के लिए बिहार क्या था? प्रसिद्ध था। 21वां क्वेश्चन है कि वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवल दोनों की वार्ताएं की थी? तो अभी हम जस्ट आपको बताए थे कि 1940 से लेकर 1946 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष होता है वो कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। तो चूँकि क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल जो थे, इन दोनों से वार्ताएं किसने किया था? अबुल कलाम। क्रिप्स मिशन कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था, और लॉर्ड वेवल का योजना जो था 1945, योजना जो होता है 46 में आता। तो इन दोनों से जो वार्ता किए थे वो अबुल कलाम आज़ाद किए थे, क्योंकि 1940 से लेकर 1946 तक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं।
अगला है कि सांप्रदायिक अवार्ड और पूना पैक्ट के में क्रमशः दलित वर्गों के लिए कितनी सीटें दी गई थी। तो चूंकि जो सबसे पहले सांप्रदायिक अवार्ड था, इसमें दलित वर्गों के लिए 71 सीटें निर्धारित की जाती है, लेकिन बाद में महात्मा गांधी के द्वारा यह सीटें जो दलितों के लिए हैं वो 147 कर दी जाती है। तो क्या होगा, इस 22 वाले क्वेश्चन का जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। पहले कितनी थी, पहले 71 थी, बाद में इसी को क्या कर दिया जाता है, इसी को बढ़ा के, इन्हीं की सीटों को बढ़ा के 147 कर दिया जाता है। अगला है 23वां नंबर का क्वेश्चन, कह रहा है निम्न उद्योगपतियों में कौन से व्यक्ति लंबे समय तक AICC के खजांची रहे हैं और उन्हें 1930 में जेल भेज दिया गया। तो ये कौन रहे, जमुनालाल बजाज। कौन थे, जमुनालाल बजाज। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहा है कि सेठ जमुनालाल बजाज 1920 से लेकर 1942 तक कांग्रेस के कोषाध्यक्ष भी रहे हैं। तो यदि कोई पूछे क्वेश्चन कि कांग्रेस का कोषाध्यक्ष 1920 से लेकर 1942 तक कौन रहता है, तो जमुनालाल बजाज। जमुनालाल बजाज को महात्मा गांधी ने अपने पांचवा पुत्र के रूप में माना था। कौन, किसको, सेठ जमनालाल बजाज को महात्मा गांधी ने अपने पांचवें पुत्र के रूप में माना था, क्योंकि इनके 4 पुत्र पहले थे। तो सेठ जमनालाल को माना था, इनके मतलब सगे पुत्र नहीं थे। और गांधी सेवक संघ, गांधी जो सेवा संघ है उसके संस्थापक भी कौन थे, सेठ जमनालाल बजाज थे। इन्होंने, यदि ये पूछे कि राय बहादुर की उपाधि किसने लौटा दी थी ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में, तो राय बहादुर की उपाधि जो था वो जमुनालाल बजाज ने क्या ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में लौटा दिया था। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ग्रामीण उद्योगों तथा हथकरघा वस्त्र विकास में ये गहन रुचि लेते थे जमुनालाल बजाज। अगला क्वेश्चन है कि 1899 से 1900 ईस्वी की मुंडा क्रांति का जो नेता था वो कौन था, तो बिरसा मुंडा थे। वो कौन थे, मुंडा क्रांति के नेता थे। और बिरसा मुंडा 1895 को खुद को मतलब भगवान का नेता, मतलब भगवान का ये प्रतिनिधित्व या अपने आप को भगवान भी घोषित कर दिए थे। बाद में 1900 में इनकी जाके जेल में इनकी मृत्यु हो जाती है। अनुशीलन समिति क्या थी, तो अनुशीलन समिति क्या थी, एक क्रांतिकारी संगठन थी जिसके संस्थापक कौन थे, वारेंद्र कुमार घोष थे, जो 1907 में बंगाल में इसकी स्थापना करते हैं। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी, तो ये 1828 में की गई थी। राजा राम मोहन ब्रह्म समाज की स्थापना कब करते हैं, 1828 में करते हैं। ठीक है, 1828 में करते हैं। अगला है कि सत्यार्थ प्रकाश की रचना की थी, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पत्र की रचना की थी। अच्छा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, 1875 ईस्वी में की, ईसा पूर्व में की थी, ईस्वी में की थी। 1875 ईस्वी में क्या किए थे, जो दयानंद सरस्वती थे वो क्या किए थे, तो यह सत्यार्थ आर्य समाज की स्थापना करते हैं। और इनकी प्रसिद्ध जो रचना है वह सत्यार्थ प्रकाश है। क्या है, प्रसिद्ध जो इनका रचना है वह सत्यार्थ प्रकाश है। और भी इनके कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है इनका जो दयानंद सरस्वती हैं, यदि देखा जाए तो इनका ये मतलब एक तरह से इनका जो जन्म होता है 1824 ईसा पूर्व में गुजरात में होता है। किस में होता है, गुजरात में होता है। और ये ब्राह्मण कुल में इनका जन्म भी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 28वां क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 28वां क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, तो ये लाला लाजपत राय थे। कौन थे, लाला लाजपत राय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के कौन थे, संस्थापक थे। 1920 में क्या हुआ था, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके पहले अध्यक्ष कौन थे, लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29वां नंबर का क्वेश्चन। तो 29 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे। कौन थे, विंस्टन चर्चिल। और ये महात्मा गांधी से काफ़ी जलन रखता था विंस्टन चर्चिल। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 नंबर का क्वेश्चन कि सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित थी, तो किससे संबंधित थी, तो सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति जो थी वह वारेन हेस्टिंग से संबंधित थी। किससे संबंधित थी, वारेन हेस्टिंग से। यदि वारेन हेस्टिंग दिया है और वेलेजली दिया है तो दोनों से हो जाएगा, क्योंकि सुरक्षा प्रकोष्ठ या घेरे की नीति जो थी वो वारेन हेस्टिंग और वेलेजली से संबंधित थी। अगला देखते हैं, और ये कब से कब तक था, तो 1765 से लेके 1813 ईस्वी तक ये सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति चलाई गई थी। अगला था
अगला क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। क्या है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। तो ये किसका कथन था? सर सैयद अहमद खां का। किसका कथन था? सर सैयद अहमद खां का। सर सैयद अहमद खां का। इसका बी ऑप्शन जो है वह सही हो जाएगा। अच्छा, ये 1888 में सर सैयद अहमद खान जो थे वो भारतीय राज्य भक्त सभा बनाई थी। किस क्या बनाई थी? भारतीय राज्य भक्त सभा बनाई थी 1888 में सर सैयद अहमद खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 32वां क्वेश्चन। तो कह रहा है बम्बई में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1920 में अखिल भारतीय व्यापार संघ की स्थापना हुई थी। और इस किसने की थी? तो ये लाला लाजपत राय इस संगठन के पहले अध्यक्ष थे। जो भारतीय व्यापार संघ की स्थापना है 1920 में हुआ था और इसके पहले अध्यक्ष जो थे वो लाला लाजपत राय थे। 33वां क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने किया था? तो अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना किसने किया था? तो शिशिर कुमार घोष ने किया था। क्या? अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना कब किए थे? तो ये 1868 में। कब किए थे? 1868 में। कौन किया था? तो ये शिशिर कुमार घोष। ये गिरीश चंद्र घोष है, तो ये नहीं है, शिशिर कुमार घोष है। शिशिर कुमार घोष, ठीक है। शिशिर कुमार घोष ने 1868 में क्या है? अमृत बाजार पत्रिका का स्थापना करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं 34वां क्वेश्चन। तो 34वां क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौते के हस्तांतरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो जो गांधी इरविन समझौता है उसमें तेज बहादुर सप्रू और एक और थे M.R. जयकर ने ये मध्यस्थता की थी। जो मीडिएटर थे वो कौन थे? तो मीडिएटर के रूप में तो कौन था गांधी इरविन समझौता में? तेज बहादुर सप्रू थे। कौन थे? तेज बहादुर सप्रू। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 35 वाला क्वेश्चन देखते हैं कि शारदा मणि कौन थी? तो शारदा मणि कौन थी? यह रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। और रामकृष्ण परमहंस को कौन अपना गुरु मानते थे? तो विवेकानंद क्या इनको अपना गुरु मानते थे। विवेकानंद इनको गुरु मानते थे। तो शारदा मणि कौन हो गए? इनकी गुरु माता हो गए। 36 नंबर का क्वेश्चन है कि देवबंद के उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये भी कौन है? ये अबुल कलाम आज़ाद हैं। अबुल कलाम आज़ाद हैं जो देवबंद नामक आंदोलन चलाया था। अच्छा, इनका जो अबुल कलाम आज़ाद हैं वो क्या है? इनका एक पत्रिका प्रकाशन आया था। इनका एक प्रकाशन किए थे अल नदवाह। क्या किए थे? अल नदवाह। और इंडिया विंस फ्रीडम भी इनका मतलब एक तरह से प्रसिद्ध और विवादास्पद पुस्तक है। कौन? इंडिया विंस क्या? फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम क्या है? इनकी पुस्तक है। इंडिया विंस फ्रीडम जो है इनकी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? अबुल कलाम आज़ाद। ये बहुत ही प्रसिद्ध था और कुछ विवादास्पद पुस्तक भी था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन। तो कह रहे हैं कि अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलाने वाले जो इनफील्ड राइफल था वो कब शामिल किया गया था? जो इनफील्ड राइफल था वो कब शामिल किया गया? तो जनवरी 1857 में। और अंग्रेज भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली जो इनफील्ड था वो ब्राउन ब्रेव के स्थान पर शामिल किया गया था। किस राइफल के स्थान पे? तो ब्राउन ब्रेव के स्थान पर शामिल किया गया था। और इसमें कारतूस को दांत से काटकर मतलब इसको चलाया जाता था। और इसी में मंगल पांडे ने इस चीज़ का विरोध भी किया था और जिसकी वजह से 1857 की क्रांति होती है। तो ये हुआ हमारा 37 क्वेश्चन। जो कहाँ से लिया गया था? ये हमारा लिया गया था 47वीं जो बिहार लोक सेवा आयोग का परीक्षा हुआ था, प्री परीक्षा, वहाँ से लिया गया था। तो यदि ये वीडियो आप लोग को अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए क्योंकि आपके मोटिवेशन की वजह से हम लोग वीडियो आगे बनाएंगे। धन्यवाद।